देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो चार्ज है कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं बेटा, ना चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट क्या कर सकते हैं हम, चार्ज को डिस्ट्रॉय क्रिएट ना करके उस एक बॉडी से, हाँ, नोट्स जो है वो जीरो चैप्टर के भी बनाने हैं। देखो, जीरो चैप्टर के नोट्स बनाने का बेनिफिट ये होगा, जानवी क्वेश्चन पूछ रही है जीरो चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, जानवी ये कौन है ना जो भी पूछ रहा है बेटा, नोट्स जीरो चैप्टर बनाने का ये बेनिफिट होगा। मान लो मैं कल को आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ या कुछ डेरिवेशन करता हूँ और आपको वहां पर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का यूज करता हूँ, आपको वो फॉर्मूला उस टाइम याद नहीं आया तो आप वो नोटबुक खोलकर अपनी उसमें वो फॉर्मूला चेक कर सकते हो कि जो फॉर्मूला कराया है वही है क्या दूसरा है। ठीक है, तो उसका हम आया। तो चार्ज जो है कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चार्ज को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को ना तो आप बना सकते हो, ना ही चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चाहे आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो, चाहे आपके पास कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो, और चाहे आपके पास कोई फिजिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो, ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हो बेटा, ना चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बस चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्शन का देता हूं जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है हमारा वो होल्ड होता है। इसका एग्जांपल दे रहा हूं बेटा आपको, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर रिएक्शन होती है। मतलब न्यूक्लियस किससे बना होता है बेटा, न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। और वो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके बीच में अगर कोई रिएक्शंस होंगी, उन रिएक्शंस को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलेंगे। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। न्यूक्लियर रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे हॉल होता है, या फिर एक कोई ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसमें हम ये शो कर सके कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट होता है बेटा न्यूट्रॉन में। देखो, ये न्यूक्लियर फोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है वो कंटिन्यूअसली आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं। प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में एक्सचेंज होता रहता है, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, तो प्रोटॉन जो है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, साथ में निकलेगा बेटा एक पार्टिकल, जिस पार्टिकल का नाम है पॉजिट्रॉन। पार्टिकल का नाम क्या है इसका, पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में इतना ही फर्क है कि पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है जो क्या होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन अगर हमारा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन अगर हमारा पार्टिकल है तो पॉजिट्रॉन हमारा एंटी पार्टिकल है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ किसके अंदर बेटा, न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने के साथ एक इसके पार्टिकल निकला, इस पार्टिकल का नाम क्या रखा हमने, पॉजिट्रॉन। साथ में एक पार्टिकल निकलेगा जिसका नाम है न्यूट्रिनो। क्या नाम है बेटा इसका, न्यूट्रिनो। मतलब आपका प्रोटॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, न्यूट्रॉन में। प्लस में क्या निकला इसका, इसकी पॉजिट्रॉन। प्लस में कौन सा पार्टिकल निकला बेटा, न्यूट्रिनो।
ध्यान से देखो, रिएक्शन से पहले इसके ऊपर चार्ज था +1 प्रोटॉन का, रिएक्शन के बाद न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा 0, पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना है +1 और न्यूट्रिनो पे चार्ज कितना होता है 0। तो रिएक्शन से पहले चार्ज कितना था +1 और रिएक्शन के बाद भी चार्ज कितना है बेटा +1। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो न्यूक्लियर रिएक्शन से फॉलो होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप यही समझते हैं कि चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो थी कल की बात, मतलब जो पेंडिंग था थोड़ा था, एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया। अब हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं जो हम पहले पढ़ रहे थे। कल हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो, कल आपको याद होगा सबसे पहले मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, और जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। फंडामेंटल वो जो किसी पर डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो, जैसे मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये फंडामेंटल है। और ड्राइव्ड वो जो किसी पर डिपेंड करे, मतलब दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर अगर कोई क्वांटिटी बनी है, उस क्वांटिटी को हम क्या लोग बोल रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एरिया, स्पीड, ये सब ड्राइव्ड क्वांटिटी। जहां दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज कर ले उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद मैंने आपको बताई थी मेजरिंग प्रोसेस। मेजरमेंट का प्रोसेस एक बेसिकली कंपैरिजन का प्रोसेस। आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज को किसी चीज से कंपेयर कर रहे हो, तो ये है आपका मेजरमेंट का प्रोसेस। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मैंने बोला कि मेरा वेट 800 किलोग्राम है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वेट 1 किलोग्राम से 800 टाइम्स ज्यादा है। हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। और किसी भी मेजरमेंट प्रोसेस को हम लिख किस तरीके से लिखते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं किसकी तरीके से बेटा, n इंटू यू। एन हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू हमारे पास क्या है, यूनिट। और यहाँ से एक बात भी बताई थी मैंने आपको, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, यूनिट। यूनिट का साइज अगर ज्यादा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, यूनिट का साइज अगर कम होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी ज्यादा होगी। ये सब उन्हीं बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने कल मेरी रेगुलर पूरे टाइम पे क्लास ली। उसके बाद मैंने बात करी थी बेटा फिजिकल क्वांटिटी की, यूनिट की। फिजिकल यूनिट जिसको बोलते हैं, फिजिकल यूनिट क्या होता है बेटा, फिजिकल यूनिट किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने चूज की है, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जैसे मास को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड हमने किलोग्राम लिया, लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड हमने क्या लिया है, मीटर लिया है। तो वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपने चूज की है, रेफर की है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल यूनिट। और फिजिकल यूनिट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी, ये सारी चीजें मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ। फिजिकल यूनिट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी। नंबर 1, फिजिकल यूनिट वेल डिफाइन होनी चाहिए। नंबर 2, इसका साइज कन्वीनियंट होना चाहिए। नंबर 3, ये टाइम वेदर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होना चाहिए। नंबर 4, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। इतनी बातें हम कल कर चुके थे। आज का आर्टिकल जो है हमारे पास, वो आज का आर्टिकल क्या है बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट। आज का आर्टिकल क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या हुआ, देखो आप 9th क्लास में पढ़ रहे थे जब, तो 9th क्लास में आपको टीचर एक बात बोलता था, मैं आपको वहीं से, देखो जो चीज हमने पीछे से पढ़ी है ना बेटा, जो 9th में, 8th में, 7th में पढ़ी है, अगर उनको रिजेंबल करा के मैं तुम्हें आगे पढ़ाता हूँ तो वो चीजें तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेंगी और वो एकदम से समझ में भी आएगी। 9th क्लास में टीचर जब आपको पढ़ा रहा था, फिजिक्स का टीचर बेसिकली, उसने एक बात बोली होगी कि मास को हमेशा किलोग्राम में लो, ठीक है, लेंथ को हमेशा मीटर में लो, और टाइम को हमेशा किस में लो, सेकेंड में। अगर मास ग्राम में दे रखा था तो किस में कन्वर्ट करवाता था, वो किलोग्राम में। लेंथ अगर सेंटीमीटर में दे रखे है तो किस में कन्वर्ट कराता था, वो मीटर में। और टाइम अगर आवर्स में दे रखा तो किस में कन्वर्ट कराता था, वो सेकेंड में। ये चीजें थी। तो वहां पर वो चीजें कन्वर्ट कराने का रीजन क्या था बेटा, कि जब हम किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर कोई भी साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट में रहकर कैलकुलेशन करनी चाहिए। सिस्टम ऑफ यूनिट में रहकर कैलकुलेशन क्यों करनी चाहिए,
क्योंकि भाई अगर हम एक सिस्टम में रह के कैलकुलेट करेंगे, मान लो मैं भी एक सिस्टम में रह के कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं मास को किलोग्राम ले रहा हूँ, लेंथ को मीटर ले रहा हूँ, टाइम को सेकंड ले रहा हूँ, आप भी मास को किलोग्राम, लेंथ को मीटर, टाइम को सेकंड ले रहे हो, तो आप भी अपने अपने घर पर बैठकर रिसर्च कर रहे हो या कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, मैं भी अपने घर बैठकर रिसर्च या कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो हमारे दोनों के रिजल्ट एक जैसे आए, रिजल्ट में कोई डिफरेंस ना आए, इसलिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हमें ये बताया गया होता है कि मास को हम किस में मेजर करेंगे, लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, और बेसिकली टाइम को हम किस में मेजर करेंगे। वो सिस्टम ऑफ यूनिट तीन टाइप के होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। नंबर वन, एक होता है MKS। MKS मतलब एम मतलब बेटा, एम हमारे पास मतलब मीटर, मतलब जिस सिस्टम में लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करें। के मतलब किलोग्राम, मतलब मास को किस में मेजर करें बेटा, किलोग्राम में। ठीक। एक्स मतलब टाइम, टाइम मतलब क्या, सेकंड, और टाइम को किस में मेजर करें, सेकंड में। ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट जो हम 9th क्लास में पढ़ते थे, जो स्टार्टिंग से पढ़िए, जनरली यही यूज होता है बेटा हर जगह। ऐसे सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं, MKS के अंदर। मैं आपको कोई क्वेश्चन कराऊं और बोलो इसको MK सिस्टम में सोल्व करना, तो आपको चीज याद रखनी है, मास मीटर में करना है, लेंथ मास सॉरी किलोग्राम में करना है, लेंथ मीटर में करनी है, और टाइम किस में करना है, सेकंड। उसके बाद दूसरा सिस्टम हमारे पास क्या है, CGS। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है ये भी। ठीक है। 11th क्लास के तो मतलब आधे चैप्टर्स सीजी सिस्टम में सोल्व होंगे, और आधे आपके पास MK से सोल्व होंगे। ठीक है, 11th क्लास की बात करो। सीजीएस के अंदर मतलब, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एच मतलब सेकंड। जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, उस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं बेटा, CGS। ठीक है। तीसरा हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट है FPS। नाम समझ गया होगा बेटा, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, और एस मतलब सेकंड। ठीक है। जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में मास पाउंड में, लेंथ फुट में, और टाइम सेकंड में मेजर हो, उसे कौन सिस्टम बोलते हैं, FPS। तीन टाइप के सिस्टम हो गए हमारे पास, MKS, CGS, FPS। MKS, CGS और FPS, ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इसके अलावा एक सिस्टम ऑफ यूनिट और भी है, जिसको बोलते हैं SI। SI का मतलब क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये हमारे पास SI सिस्टम होता है। SI सिस्टम के अंदर हमारे को 7 यूनिट गिवन है, 7 फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, जिसको आपको इसी में मेजर करना है। 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, इसमें हमारे को गिवन है। सबसे पहला, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मास। मास को आप मेजर करोगे किसके अंदर बेटा, किलोग्राम में। ठीक है। देखो, MKS, CGS, FPS, इसमें सिर्फ मास, लेंथ और टाइम के बारे में बताया है। पर SI सिस्टम जो है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जो है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है, इसके अंदर आपको ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताएगा। जिन 7 फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट क्या होनी चाहिए, वो बताएगा। सबसे पहले मास की यूनिट क्या होनी चाहिए बेटा, किलोग्राम। दूसरा हमारे पास लेंथ की यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर। तीसरा टाइम की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेकंड। ठीक है। मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड। फोर्थ, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होनी चाहिए बेटा, एम्पियर। ठीक। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक करंट के बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर को किसमें मेजर करेंगे हम, केल्विन। सिक्स, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस
लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडला से। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है बता देता हूँ, लाइट की अमाउंट को कैलकुलेट करना। सन से लाइट आ रही है, किसी बल्ब से लाइट आ रही है, उस बल्ब की अमाउंट कितनी है उसको मेजर करना। ठीक है, वो हमारी कहलाती है लुमिनस इंटेंसिटी। उसको मेजर करने की जो यूनिट है उसका नाम है कैंडला। ठीक, उसके बाद 6 के बाद आता है 7, जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको यूनिट का है मोल। क्या यूनिट है बेटा इसकी? मोल। मतलब जैसे हम बोल देते हैं ना एक दर्जन हमारे पास चीज है, हम बोल देते हैं एक दर्जन का मतलब हमारे पास 12 पार्टिकल है। ऐसे ही हम बोले कि हमारे पास 1 मोल पार्टिकल है तो कुछ नंबर होता है, उस नंबर को भी डिस्कस करेंगे आगे हम। ठीक है, तो ये जो आपको 7 यूनिट बता चुका हूँ, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, और हमारे पास कौन सी होगी बेटा ये, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो हमारे पास 5 यूनिट है, सॉरी 7 यूनिट है, इन यूनिट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये कौन से सिस्टम में आती है बेटा? SI सिस्टम में आती है ना। और हर यूनिवर्स के हर कंट्री के अंदर SI सिस्टम फॉलो होता है। आप किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आपके पास उस कैलकुलेशन के दौरान इलेक्ट्रिक करंट आ जाए तो आपको ये मान के चलना है आपको इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर लेनी है। अगर उसके अंदर आपको टेम्परेचर मिल जाए तो टेम्परेचर में आपको केल्विन का यूज करना है, ना कि सेल्सियस का। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होगी। इसके अलावा बेटा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और है, बता देता हूँ इसको। स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में समझ में आ गया। कितनी SI यूनिट कितनी है बेटा? 7। 3 टाइप के सिस्टम हमने बता दिए, सॉरी 4 टाइप के सिस्टम बता दिए, MKS, FPS, CGS, SI। MKS में 3 यूनिट आती है, FPS में 3, CGS में 3, और SI में कितनी यूनिट्स आती है बेटा? 7। 7 का नाम आपको बता ही दिया है। अब इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और है। सप्लीमेंट्री यूनिट जिनको SI सिस्टम में ही डाला हुआ है, पद को अलग से लिखा हुआ है। सप्लीमेंट्री यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। एक तो हमारे पास है बेटा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल वही जो थीटा आप पढ़ते आ रहे हो, है ना। और आपको याद होगा जब मैंने आपको टिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, टिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था एंगल को मेजर करने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। जो रेडियन है वो स्टैंडर्ड है, रेडियन का यूज जनरली हर जगह होता है। तो प्लेन एंगल वही है जो नॉर्मल हम एंगल पढ़ते हैं, उसको किसमें मेजर करते हैं? उसकी यूनिट क्या है बेटा? रेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन। दूसरा एक होता है बेटा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है वो 2 डायमेंशनल में होता है, एक सिंगल प्लेन में। ये किसमें होता है बेटा? 3 डायमेंशनल में। ठीक है, सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसका नाम है स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन। ठीक, रेडियन और स्ट्रेडियन। रेडियन जो यूनिट है वो किसकी है बेटा? सॉलिड एंगल की। और स्ट्रेडियन जो यूनिट है वो किस, सॉरी, रेडियन जो यूनिट है वो किसकी है? प्लेन एंगल की। और स्ट्रेडियन जो यूनिट है किसकी है बेटा? सॉलिड एंगल। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। देखो, एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। उस स्टोरी का सुनाने का लॉजिक क्या है? उस स्टोरी का सुनाने का लॉजिक ये कि जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो स्टोरी के थ्रू ही समझ में आएगी। भाई, बहुत साल पहले एक ना राजा था। देखो, अब स्टोरी सुनने के टाइम आपके दिमाग में आया होगा कि चलो थोड़ी देर रिलैक्स तो मिलेगा, दिमाग तो यूज नहीं करना पड़ेगा, है ना। यही होता है। और बाकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें भी अगर आप रिलैक्स होकर पढ़ोगे ना तो ये भी बहुत ईजी चीज है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। एक बार क्या होता है भाई, एक राजा होता है। राजा जो कि प्रजा के लिए ना इक्वालिटी शो करता है हमेशा। मतलब वो ये चाहता है कि प्रजा को कभी ये ना लगे, किसी भी प्रजा के किसी भी इंसान को, कि मैंने उनके साथ पार्शियलिटी की। तो वो इक्वालिटी में बिलीव करता है। इक्वालिटी में बिलीव इसलिए करता है, वो चाहता है कि हर इंसान को मेरे द्वारा जो भी चीज दी गई हो सबको इक्वल मिले, इक्वल अमाउंट में। तो राजा ने एक दिन डिसाइड किया कि वो ना पूरी प्रजा में, ये देखो एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है जो बनाई हुई है शायद, ठीक है, मैंने बनाई, मैंने बना दी हो, मुझे याद नहीं, या मैंने कहीं पढ़ी भी होगी।
हाइपोथेटिकल स्टोरी, इस स्टोरी का जो मेन कंसेप्ट है ना, वो आपको कोई एक बात समझाना है, और वो बात तभी समझ में आएगी जब इसको इस एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, ठीक है। तो उसने डिसाइड किया राजा ने कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने पूरी प्रजा के अंदर ना कपड़ा बांटेंगे। कपड़ा समझते हो ना, थान टाइप का लंबा कपड़ा होता है, कपड़ा बांटेंगे, पर कंडीशन ये है कि हर इंसान को बराबर कपड़ा मिले, हर इंसान को बराबर कपड़ा मिले। ठीक है भाई, तो डिसीजन स्टार्ट हो गया। तो राजा ने बोला, अभी कपड़ा कैसे नापेंगे? राजा ने बोल दिया कि भाई जो मेरी ये मेरा हाथ है ना, मेरा हाथ, इस हाथ की लंबाई नाप लो। इस लंबाई को हम बोल रहे हैं 1 यार्ड, ऐसे कुछ बोल दिया उन्होंने, यूनिट बना दी। और सबके घरों में हर बंदे को, हर एक इंसान को कपड़ा दे दो। कितना बेटा? 1 यार्ड का। कितना कपड़ा दे दो? 1 यार्ड। तो राजा ने कपड़ा बांटना शुरू करवाया। राजा के हाथ से कपड़े की मेजरमेंट होने लगी। ठीक है, हर बंदा, राजा 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 मिलता उसको, अपने हाथ से मेजरमेंट करके उसको वहां से कट करके कपड़ा दे देता था। ऐसे चलता रहा, कुछ 1 साल हो गया। 1 साल बाद राजा जो है, उसको किसी इंसान ने आके, प्रजा में से किसी इंसान ने बोला कि आपने जो कपड़े प्रजा में बांटे हैं ना बेटा, वो इक्वालिटी नहीं शो कर रहे, उनमें गड़बड़ है, किसी को कम मिला है, किसी को ज्यादा मिला है। तो राजा को शौक जाता है। राजा बोलता है, भाई कहाँ क्या गलती हुई बताओ। वो बोल रहा है कि जैसे जैसे आप ग्रोथ कर रहे हो, 1 साल के अंदर आपने ग्रोथ भी किया होगा, है ना, आपके हार्मोन्स जो है, या आपके जो साइज है बॉडी का, वो इंक्रीज भी होगा। और आपके जो हाथ की लेंथ है, जो आपने 1 यार्ड बोली, इसको इतनी लेंथ को आप 1 यार्ड बोल रहे हो, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आया होगा 1 साल में। तो जो स्टार्टिंग में जिन्होंने कपड़ा लिया उनकी लेंथ कम है, और जो लास्ट में कपड़ा ले गए उनकी लेंथ थोड़ी बहुत ज्यादा है। तो राजा फिर टेंशन में आ गया। तो राजा को फिर किसी ने एडवाइस दी कि आप हाथ का यूज मत करो, आप ना एक रोड ले लो। कौन सी रोड ले लो? एक मेटल की रोड ले लो लंबी सी, और उस पे 2 मार्क कर दो, और उसको बोल दो आप 1 यार्ड, और फिर उसके हिसाब से कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करो। तो राजा को ये बात समझ में आ गई। हाँ भाई ठीक है, मेटल की तो लेंथ चेंज नहीं होती, मेटल की लेंथ तो फिक्स रहेगी। उन्होंने मेटल की लेंथ से कपड़े बांटने शुरू कर दिए। और भाई मेटल की लेंथ से कपड़े बढ़ते रहे। साल हुआ, फिर 1.5 साल हुआ, पूरी प्रजा में बंटने को जब बराबर बराबर आए, तब फिर एक कोई समझदार इंसान फिर उठ के बोला कि भाई साहब, आपने जो कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए प्रजा के अंदर, वो बराबर नहीं किए। राजा बोला, क्या प्रॉब्लम आ गई? क्योंकि आपने जो मेटल यूज किया है ना, मेटल, वो टेम्परेचर के हिसाब से अपनी लेंथ चेंज करता है, और ये बात फैक्ट भी है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो मेटल की लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। तो आपने जो गर्मियों में कपड़े बांटे उसमें उसकी लेंथ ज्यादा थी मेटल की, और जो सर्दियों में कपड़े बांटे उसमें उस मेटल की लेंथ थोड़ी बहुत कम हो गई। तो आपने फिर से पार्शियलिटी कर दिया। ठीक है, अब ये राजा वाली कहानी, राजा की जगह साइंटिस्ट लगाओ, ठीक है, और प्रजा की जगह लगाओ ये जनता जो रिसर्च कर रही है, बहुत सारे साइंटिस्ट, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे प्रोफेसर्स, ठीक है, ये सब जो रिसर्च कर रहे हैं इनके ऊपर। तो भाई जब ये रिसर्च कर रहे हैं, ये सब चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनको चाहिए एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू क्या ना हो, चेंज, ताकि हर इंसान, जैसे अब चाइना के अंदर रिसर्च हो रही है, ठीक, चाइना के अलावा मान लो इंडिया में रिसर्च हो रही है, यूके में रिसर्च हो रही है, यूएसए में रिसर्च हो रही है, ठीक है, हर अलग अलग जगह रिसर्च हो रही है, और इन सब के रिसर्च के अगर रिजल्ट आप लोग सब लोगों को सेम चाहिए, तो आप सब लोगों को एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज बनानी पड़ेगी जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। तो एक ब्यूरो है जिसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। क्या नाम है उसका? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। लिखना पड़ेगा, आप समझ लो। ब्यूरो का नाम क्या है बेटा? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। इस ब्यूरो ने डिसाइड किया, देखो ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है, पेरिस में कोई जगह है, वहां पर है ब्यूरो। इस ब्यूरो वालों ने डिसाइड किया कि हम जितनी भी एसआई यूनिट के अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर,
इन सभी एसआई यूनिट को हम लोग इनको एक फिक्स्ड अमाउंट में, या बोल सकते हैं इनको एक स्टैंडर्ड वेल डिफाइंड डेफिनेशन देंगे। ठीक है, इन्होंने कोशिश क्या की, इन्होंने कोशिश ये करी कि सभी क्वांटिटी की, से मान लो 1 मीटर है, 1 मीटर एग्जैक्ट कितना होता है, उस एग्जैक्ट 1 मीटर की लेंथ उन्होंने वहां उस ब्यूरो में रखी है कि वो जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट 1 मीटर के बराबर है। किसी को कंपेयर करना है तो वहां से कंपेयर कर सकते हैं। मैंने बताया था कि आपने जो स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज किया है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस ही आपका क्या कहलाता है बेटा, यूनिट कहलाता है। और उस यूनिट को परफेक्टली फिक्स रखना है, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, कभी भी चेंज ना हो। तो उन्होंने, ब्यूरो वालों ने वहां पर सभी यूनिट्स की वैल्यू रखी हुई है। सभी यूनिट्स के मेजरमेंट का जो स्पेसिफाई है, जो स्पेसिफाई मेजरमेंट है, या बोल सकते हो सभी यूनिट के मेजरमेंट को जो उसने मेजर करना है वो उन्होंने वहां पर रखा हुआ है। जैसे मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास 1 मीटर का कपड़ा है, एक मेरा दोस्त बोलता है वो मेरे पास 1 मीटर का कपड़ा है, एक और दोस्त वो बोलता है मेरे पास 1 मीटर का कपड़ा है। अब भाई तीनों बोल सकते हैं हम 1 मीटर का कपड़ा है, पर हम तीनों को अगर मेजरमेंट करना है कि किसका कपड़ा एग्जैक्टली 1 मीटर के इक्वल है, तो हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, फ्रांस, उसी ब्यूरो में। और वहां उस ब्यूरो में एक रोड रखी है, उस रोड के ऊपर 2 मार्क रखे हैं। मैं आपको सारी डेफिनेशन बताऊंगा इसकी ना, हर स्टैंडर्ड यूनिट की क्या डेफिनेशन और कैसे स्टैंडर्ड ब्यूरो वालों ने उनको स्पेसिफाइड किया। तो मैं बताऊंगा उस रोड के ऊपर जो 2 मार्क रखे हैं, वो 2 मार्क एग्जैक्टली 1 मीटर के ऊपर रखे हैं। 2 मार्क के बीच की डिस्टेंस एग्जैक्टली 1 मीटर, तो वो है एग्जैक्ट 1 मीटर। बाकी जो पूरी दुनिया यूज कर रही है वो उससे कंपेयर करके यूज कर रही है। ठीक है, जितने भी ये मीटर स्केल बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, ये एग्जैक्ट इसी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम आपको जितनी भी स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स हैं, सभी एसआई यूनिट की डेफिनेशन बताएंगे। सभी एसआई यूनिट की क्या बताएंगे बेटा, डेफिनेशन। जैसे मीटर स्टार्ट करेंगे, 1 मीटर कितना होता है, ठीक है, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 सेकेंड। देखो आज तक आपने 1 मीटर को कभी डिफाइन नहीं करा, आपसे कोई पूछे 1 मीटर कितना होता है, अब फिर तक आते एक ही बात बोलते हो, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, है ना। होता कितना है उसको नहीं पता। तो डेफिनेशन देनी है किसकी, अभी हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, सभी डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन सही इनकी, सभी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्वांटिटी एसआई सिस्टम में जो जो क्वांटिटीज आती हैं उनकी डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन किसकी पढ़ेंगे बेटा, सबसे डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे मीटर। मीटर बोल दो या फिर बोल दो 1 मीटर। देखो कितने मजे वाली बात है ना, क्या पढ़ रहे हो, 1 मीटर कितना होता है। 11th में साइंस ली, और साइंस लेकर क्या पढ़ रहे हैं हम, कि 1 मीटर कितना होता है ना। इंटरेस्टिंग। चल पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 10th पास आउट करके आए हो, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। कोई भी एक बच्चा जिसको पता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है, बता दो अनम्यूट करके। बिल्कुल गलत, यही बोल रहे हो, यही बोल रहे हो ना। चलो बोल रहे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ पर सेकेंड होती है 10th के अंदर। अब आप 11th क्लास, इसकी वैल्यू ये नहीं होती, इसकी वैल्यू आप याद रखना जो बता रहा हूँ मैं। इसकी वैल्यू थी 2.99, 2.99792 456 या 458, 2.99792 458, जिसको राउंड ऑफ करके 3 लिखा गया है, इनटू में 10⁸ मीटर। ठीक है, देखो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 2.99, ठीक, 792 458 इंटू 10⁸ अगर इसको हम थोड़ा सोल्व करें, 10⁸ का मतलब कितना हो जाएगा, 299 792 458, ये रहेगा।
फिर 10 की पावर 8 है, इसके नीचे का कितना आएगा, इसके अगर डिवाइड, इसके अगर पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो आएंगे, 3 और 3 6 और 2 8, और ये 8 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 299 792 458। हम बोलते हैं लाइट की स्पीड, है ना, यहाँ सब लाइट की स्पीड ये होती है, इतने मीटर लाइट ट्रैवल करती है कितने सेकंड में, 1 सेकंड। इतने मीटर लाइट ट्रैवल कर लेती है 1 सेकंड में। 29,97,92,458, इतने करोड़ 1 सेकंड में ट्रैवल कर लेती है। ये बात आपको पता होगी, मैं इसको जरा साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि यही डेफिनेशन आपको 1 मीटर की डेफिनेशन बताएगी। जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, 29,000, तो 2.99, है ना, 2.99,792,458। लाइट इतना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है कितने सेकंड में बेटा, 1 सेकंड। ये बात मानते हो, ठीक। अगर लाइट 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो कितने सेकंड में करेगी, 1/299,792 into 458, है ना। 1 सेकंड का 29,97,92,458 पार्ट। 1 सेकंड को इतने पार्ट में डिवाइड कर दो, इतने टाइम के अंदर लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी बेटा, 1 मीटर। किसके इक्वल होगी, ये हो गई हमारे पास 1 मीटर की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन देंगे 1 मीटर की, 1 मीटर इज द डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the light, distance traveled by the light in vacuum, distance traveled by the light in vacuum in कितने टाइम में बेटा, इतने टाइम, 1/299,792,458 सेकेंड इज इक्वल्स टू, किसकी इक्वल होगी बेटा, 1 मीटर। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ, या तो आप 1 मीटर को ऐसे डिफाइन कर दो, नहीं तो आप इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में जाओगे ना बेटा, तो वहां पर क्या रखा हुआ है, वहां पर एक रोड रखी हुई है जिसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, हर चीज कांस्टेंट की हुई है। वो प्लेटिनम इरिडियम की एक रोड है, उस रोड के ऊपर 2 मार्क लगे हुए हैं, एक मार्क इधर है और एक मार्क इधर है। उन 2 मार्क के बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस किसके इक्वल है बेटा, 1 मीटर के इक्वल। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन दिस इन सेकेंड, इतने सेकेंड में, वो किसके इक्वल है, 1 मीटर। या आप देखो, इट इज द डिस्टेंस between the 2 mark of a rod of platinum iridium alloy, ठीक है, which is placed in International Bureau of Weight and Measurement, है ना, at constant temperature and pressure। वहां जो रोड रखी है उसको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर रखा है, उस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर जो उनके 2 पॉइंट मार्क लगा रखे हैं उनके बीच की डिस्टेंस एग्जैक्टली 1 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ये जो डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद ना, ये समझ लो ऑलमोस्ट चैप्टर इसका कंप्लीट ही है, यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसी के अंदर डायमेंशन फॉर्मूला जो इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या बोल सकते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर के अंदर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की आपकी क्लास यहीं ओवर होती है। अगर आपको किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है जी। क्लाउड देखिए, क्लाउड, अगर क्लाउड, जैसे तुम क्लाउड के नीचे खड़े हो,
वो क्लाउड को शेप बना रहा है, वो तुम्हारे सर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। अभी तक तो हमने एंगल पढ़े थे, दो लाइन के बीच में एंगल है ना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच में ये एंगल है, ये एक प्लेन एंगल होता है, टू डायमेंशनल एंगल। अगर कोई थ्री डायमेंशनल शेप किसी पॉइंट पे जो एंगल बना रही हो, उस एंगल को बोलेंगे सॉलिड एंगल। अभी मैंने आपको मीटर की डेफिनेशन बताई है, उसके बाद किलोग्राम की, फिर उसके बाद सन सेकंड की, फिर 1 एम्पियर की, सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सप्लीमेंट्री यूनिट उन दोनों की डेफिनेशन भी आएंगी, क्योंकि हमने रेडियन पढ़ा हुआ है, स्ट्रेडियन भी पढ़ेंगे। ठीक है, 1 स्ट्रेडियन कितना होता है, और स्ट्रेडियन को मेजरमेंट कैसे करते हैं वो हम बात करते हैं। सॉलिड, एक एग्जांपल और सुनाता हूँ आदित्य। सॉलिड स्पीयर देगा, स्पीयर, सॉलिड स्पीयर जो है अपने सेंटर पर एंगल बनाता है 4 पाई का। कितना एंगल बनाता है? 4 पाई। ये कैसे बनाने लगता है, स्ट्रेडियन जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कोई भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाती है उसे सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक। ओके। और किसी को डाउट हो तो कुछ पूछ सकता है, अदरवाइज जा सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज जा सकते हो। देव, क्लास ओवर हो गई है, सो गया क्या?